नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, कल हमने देखा न्यायपालिका और उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा। इसका कुछ भाग बचा हुआ है जिसमें आज हम देखेंगे उसका वेतन, शपथ और कार्यकाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन जो 124 अनुच्छेद 125 में दिया गया है। अनुच्छेद 125 जो हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना होगा। तो हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका वेतन भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, संचित निधि, उससे दिया जाता है। तो वेतन जो दिया जाएगा इनका वेतन संचित निधि से। इसमें अगर सीजीआई का वेतन देखें, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख यानी 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश जो कितने थे 33, जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2.5 लाख। तो वर्तमान में जो वेतन है सीजीआई का 2,80,000 रुपये और जो अन्य न्यायाधीश सीजीआई के हमने बताया था ना कि वर्तमान में 33 प्लस बस, तो एक सीजीआई है और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनका वेतन 2.5 लाख होगा और सीजीआई का 2,80,000। अगर इनकी शपथ की बात करें तो शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति अपने आप या उसके द्वारा नियुक्त या तो सीजीआई शपथ दिलाएगा, तो सीजीआई को और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि ये आपको शपथ दिलाएगा तो वो उनको शपथ दिलाता है। और ये शपथ लेते हैं संविधान की, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो शपथ लेंगे किसकी? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेंगे। और दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति अपने आप दिलाएगा या उसके माध्यम से किसी को नियुक्त करेगा, वो उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, अब हम सीजीआई और बाकी न्यायाधीशों का कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष। 65 वर्ष मतलब 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, एक बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 124(4) जो हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होगा। वो होगा 65 वर्ष। और इनको हटाया जाना, कैसे इनको हटा सकते हैं? तो या तो त्याग पत्र दे, भाई कोई भी न्यायाधीश अपनी मर्जी से क्या देगा? त्याग पत्र देगा। किसको? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र देगा तो वो नियुक्त मुक्त हो जाएगा वहां से। दूसरा, पद से हटा सकते हैं। कैसे? पद से कब हटाएंगे? तब उस पर अगर इसका आधार होगा, पद से हटाने का आधार या तो सिद्ध कदाचार हो या असमर्थता हो।
सिद्ध कदाचार मतलब कि उसने कोई संविधान का उल्लंघन किया हो, तो सिद्ध कदाचार। और दूसरा असमर्थता, मतलब वो कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब दिमागी रूप से सक्षम ना हो, या वो अपना कार्य सही से ना कर पा रहा हो, तो क्या करेंगे, असमर्थता के आधार पर। लेकिन अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो कहीं पे, तो उस पर सिद्ध कदाचार के आधार पर। लेकिन इसको हटाने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाता है। तो इनको पद से हटाने का अधिकार किसको हुआ, राष्ट्रपति को हुआ। कब हटाएगा, जब संसद में इनके खिलाफ प्रस्ताव पास होगा, किससे, 2/3 के बहुमत से। विशेष बहुमत किसका, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर देंगे तो राष्ट्रपति इनको हटाएगा। और इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, उसमें कहीं पर भी संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। इनको हटाने के लिए संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। महाभियोग शब्द का उल्लेख किसके लिए है, महाभियोग शब्द का उल्लेख सिर्फ राष्ट्रपति के लिए संविधान में किया गया है। ठीक है, लेकिन इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ये कहता है हमारा 100 अनुच्छेद 124(5) के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, क्या करेगी संसद, संसद इनको पद से हटाएगी, किस माध्यम से, कानून बनाकर। तो कानून बना नहीं सकती, तो पद से हटाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास। ठीक है, अधिकार जब संसद को प्राप्त है तो कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास होगी, किसकी, इनको पद से हटाने की। तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, किसका, संविधान, वो कानून, वो संसद न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए 1968 में एक अधिनियम, न्यायिक जांच अधिनियम, ये अधिनियम लाया गया 1968। किसके लिए, इनको पद से हटाने के लिए 1968 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जो है न्यायिक जांच अधिनियम। ये किसके लिए है, संसद न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए। अब इसमें प्रक्रिया का वर्णन है, किसका, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का। तो अब हम देखते हैं न्यायिक जांच अधिनियम 1968। ये बताता है कि किसी भी न्यायाधीश को किस तरह से, किस प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग
शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि संविधान में महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है और न्यायाधीशों के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान में। ये महाभियोग न्यायाधीशों के लिए कहाँ प्रयोग किया गया है, ये न्यायिक जांच अधिनियम 1968 में उपयोग किया गया है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार के आधार पर उसको पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है तो किस आधार पर, न्यायिक जांच अधिनियम के आधार पर चलती है। इसमें क्या होगा, इसमें सदन में, ये हमारी संसद हो गई, संसद और इसके दो सदन, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। भाई हमारी संसद के दो सदन हो गए, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इनको हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हम लोकसभा में भी इनको हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, किसी में भी पहले ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें लोकसभा में लाना है तो 100 सदस्यों की सहमति चाहिए। प्रस्ताव के साथ कितने, 100 सदस्यों की सहमति चाहिए। और अगर हमें राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में अगर हमें प्रस्ताव पेश करना है तो हम 100 सदस्यों की सहमति चाहिए, और अगर हम राज्यसभा में उस प्रस्ताव को ला रहे हैं तो हमें 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। फिर प्रस्ताव आ गया तो यहाँ पे लोकसभा में होता है अध्यक्ष, लोकसभा का हेड अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इन दोनों का ये विशेष अधिकार है, जो प्रस्ताव आया यहाँ पे 50 लोगों द्वारा, यहाँ पे 100 लोगों द्वारा, तो क्या है, इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों के पास क्या हुआ, प्रस्ताव आया, किसके पास, अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष के पास आया तो अध्यक्ष स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इधर राज्यसभा में अगर हमने पेश किया तो किसके पास प्रस्ताव आया, सभापति के, तो सभापति के पास ये अधिकार है कि वो इसको स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। अगर दोनों में से अध्यक्ष या उपसभापति कोई इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे तो प्रस्ताव वहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी। लेकिन अगर मान लो स्वीकार कर दिया, क्या, अगर दोनों में से किसी ने भी स्वीकार कर दिया तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके बाद अध्यक्ष या सभापति क्या करेंगे, एक समिति का गठन करेंगे, जांच समिति। फिर क्या होगा, अध्यक्ष या सभापति जो भी सदन में होगा वही करेगा, जांच समिति का गठन करेंगे। ठीक है, जांच समिति का गठन करेंगे। इस जांच समिति में कौन होगा, इसमें सदस्य होंगे, किसमें, जांच समिति में सदस्य पहले या तो सीजीआई होंगे या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, एक सदस्य हो गया। दूसरा किसी हाई कोर्ट का सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। तीसरा जाना माना विधि वक्ता, जो राष्ट्रपति की नजर में विधि वक्ता हो, जाना माना। तो इन तीनों के द्वारा ये समिति बनेगी। ये क्या करेगी, इसकी जांच करेगी। अगर जांच में ये समिति लगाए गए आरोपों को सही ठहराती है, ठीक है, क्या करेगी, ये समिति अगर जो इन पे आरोप लगे हैं किसी न्यायाधीश पे, उन आरोपों को बोलती है हाँ जी आरोप में सत्यता दिखाई देती है, तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके बाद सदन में प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और सदन में
उपस्थित और मतदान करने वाले। सदस्यों का 2/3 बहुमत। इतना बहुमत चाहिए इस प्रस्ताव को पास करने के लिए। अगर इतना वोट इसके समर्थन में पड़ जाता है तो ये प्रस्ताव यहां से पारित हो जाएगा, यानी पास हो जाएगा। क्या होगा? पहले सदन में पास हो गया, फिर इसके बाद जाएगा दूसरा सदन। इसमें भी क्या चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। दूसरे सदन में भी कहां चाहिए? दूसरे सदन में। ये क्या था हमारा? पहला सदन। पहले सदन में से 2/3 से पास हो गया, पास हो गए, दूसरे सदन में पहुंचा। माना पहले लोकसभा में आया था। जब लोकसभा में आया था तो वहां से 2/3 सदस्यों ने बोला, उपस्थित और मतदान करने वालों ने, कि जी ठीक है आगे बढ़ाओ, तो यहाँ से पास हो गया। और जब पास हो गया तो कहाँ पहुंचा? दूसरे सदन में पहुंचा। दूसरे सदन में भी क्या हुआ? वोटिंग हुई। वोटिंग में माना 2/3 सदस्यों ने बोला कि सही है, पास कर दो, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा फिर ये पास होके राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। ठीक है। अभी तक किसी को भी इस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। हमारे आज तक के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी को भी इसके द्वारा नहीं हटाया गया है। सिर्फ 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर ये महाभियोग या हटाने की प्रक्रिया चली है। पहली थी वी रामास्वामी। वी रामा स्वामी, ये कहां थे? हरियाणा और पंजाब में। ठीक है। इनके खिलाफ चला था तो 1993 में, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ठीक है। दूसरा न्यायमूर्ति सुमित्रा सेन। इनके खिलाफ चला, लेकिन इनके खिलाफ भी राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा में इन्होंने अपना मत रखा, और जब ये प्रस्ताव लोकसभा में गया तो इन्होंने अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो पारित नहीं हो पाया इनके खिलाफ भी। तो आज तक सिर्फ 2 ही केस हुए हैं जिनमें ये चला, लेकिन पास अभी तक किसी में भी नहीं हो पाया। यहां तक हमारा न्यायाधीश का। अब कुछ मुख्य शब्दावली है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे 126 में दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में ये कौन होता है। तो तब राष्ट्रपति, अगर हमारे यहाँ पे सीजीआई बीमार हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या पद खाली हो, क्या हो? या तो असमर्थता, पद खाली हो, या बीमार हो। कौन? सीजीआई, हमारा चीफ जस्टिस। ये क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होगा, क्या होगा? कार्यकारी, यानी जो कार्य किसी का संभाल रहा होगा। तो वो कब होगा? जब हमारा सीजीआई क्या हो? या तो पद खाली हो, या बीमार हो, या अपना काम करने में असमर्थ हो। तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है। जब हमारा मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो, पद खाली हो, या बीमार हो, तब क्या करेगा राष्ट्रपति? किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को
उसके पद पर नियुक्त कर देगा। दूसरा है एक तदर्थ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का कोरम यानी गणपूर्ति अगर पूरी नहीं हो रही हो तो सुप्रीम कोर्ट या किसी बैच में उनकी जजों की संख्या कम पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में सीजेआई क्या है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? जब कोरम यानी गणपूर्ति पूरा न हो या किसी संवैधानिक बेंच में, संवैधानिक बेंच क्या होती है आगे देखेंगे हम, जजों की संख्या पूरी न होने पर, ठीक है, यानी जजों की संख्या अगर नहीं पूरी हो पा रही है और तो क्या करेगा सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, किसी अन्य हाई कोर्ट से, किसी जैसे हमारे देश है इसमें बहुत सारे हाई कोर्ट है, तो किसी भी हाई कोर्ट से एक जज को लेगा और उसे कहां डाल देगा, सुप्रीम कोर्ट में। समझ आए? सीजीआई क्या करेगा, हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश किसी भी स्टेट से एक जज को मांगेगा और वो क्या करेगा, अपना कोरम पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल देगा। लेकिन कब करेगा ये, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। सीजीआई को क्या चाहिएगी, राष्ट्रपति की अनुमति। एक तो राष्ट्रपति की अनुमति होगी, दूसरा अब मान लिया हमें यूपी है, अब यहाँ पे है दिल्ली, अब यूपी से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ हाई कोर्ट होगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, इसके हाई कोर्ट से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक जज चाहिए, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जज यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे हाई कोर्ट में क्या होगा, सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी होगा ना हाई कोर्ट का, तो उससे भी सहमति लेनी होगी और संबंधित प्रदेश के सीजे से सलाह या अनुमति। भाई उसके यहां से कोई वकील जा रहा, वो जज जा रहा है तो उसकी अनुमति आवश्यक है, तो एक तो राष्ट्रपति की है और जहां से वो जज ले रहा है उस कोर्ट की भी अनुमति आवश्यक है।